तो ये गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। ये आपका गॉस थ्योरम का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक ये है कि खोखले गोले के कारण विद्युत तीव्रता क्या होगा। पहला टॉपिक, खोखले गोले के कारण विद्युत तीव्रता हो गया है विद्युत विभव, खोखले गोला के कारण विद्युत विभव। और दूसरा टॉपिक कि गॉस प्रमेय को यूज करके कूलम्ब का नियम ज्ञात करें। यही दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं। तो आइए अभी हम लोग जा रहे हैं देखने खोखला गोला के कारण विद्युत विभव। आपको विद्युत विभव याद है क्या होता है? विद्युत विभव अनंत दूरी से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है ना जी। अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहते थे। तो हम लोग जा रहे हैं खोखले गोला के कारण विद्युत विभव निकालने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का आता है। 5 अनुप्रयोग हम लोग पढ़े थे, 5 आपको आता है, कैसे कैसे एप्लीकेशन में हम लोग यूज किए हैं। तो जब कभी भी खोखले गोला या ठोस गोला की बात करते हैं तो गोला से बाहर विद्युत विभव निकलता है या विद्युत तीव्रता गोले के सतह पर निकलता है, गोले के अंदर निकलता है। तो जब हम विद्युत विभव खोखला गोला के कारण बात करेंगे तो इसके लिए भी 3 केसेस आएंगे। बिंदु के खोखले गोले के बाहर, खोखले गोले के सतह पर, खोखले गोले के अंदर। तो इसमें भी केस 3 आएगा। केस फर्स्ट जो है वो ये होगा कि खोखले गोला का बाहर, यानी गोला के बाहर विद्युत विभव ना जी, गोला के बाहर विद्युत विभव। तो चलते हैं, हम मान रहे हैं कि ये एक खोखला गोला है और इस खोखले गोला का त्रिज्या है बड़ा R। इस पर जैसे ही चार्ज हम प्लस Q देते हैं तो ये गोला के चारों ओर फैल जाता है और हमें इस खोखले गोला के केंद्र से छोटा r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P, यहीं पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहीं पर देखो ये गोला से बाहर है ये बिंदु, इसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो हमको मालूम है कि इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, हम जानते हैं। इसलिए बिंदु P पर खोखला गोला के कारण विद्युत विभव ना जी, विद्युत तीव्रता हमको मालूम है कि इस खोखले गोला के कारण इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितना होगा। बताइए तो जी, खोखले गोला के कारण बाहर में विद्युत तीव्रता कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय केंद्र से दूरी का स्क्वायर, यानी जो विद्युत तीव्रता होगा वो 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। यही होगा ना जी, एकदम होगा। लेकिन हमें यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है, विद्युत विभव। तो हमको मालूम है, एक मेरे पास फॉर्मूला है विभव प्रवणता का। हमें मालूम है कि विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है E बराबर -dV बटा में, अगर यहाँ पर x रहता है, इसको अगर हम x से लिखते हैं तो dV बटा में dx, अगर r से लिख रहे हैं तो dV बटा में dx। ये फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का। तो E = -dV बटा में dr, हमको E मालूम है और V निकालना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dV = -E × dr ना जी। चूंकि देखिए किसी भी चीज के पहले डी लग गया है मतलब चीजें बहुत छोटा है, अगर बड़ा चीज ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट। इसलिए दोनों तरफ इसको
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू डी। अब बात आता है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा। तो देखिए अनंत दूरी से परीक्षण है, इसको इस बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया होगा उसी को विद्युत विभव कहते हैं। यानी हमको अनंत दूरी से और r तक, क्योंकि देखिए यहां से r दूरी तक अनंत से लेकर के आना है और यहां पर छोड़ देना है। तो अनंत से r तक अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा विद्युत विभव कितना। इसलिए इस चीज को इंफिनिटी से लेकर r तक हम इंटीग्रेट करेंगे। और चूंकि आपको मालूम है कि अनंत पर विद्युत विभव 0 होता है, तो अनंत पर हम मान रहे हैं विद्युत विभव 0 होता है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो विद्युत विभव मान ले रहे हैं v हो जाएगा। तो इसको हम लोग 0 से लेकर v तक इंटीग्रेट कर देंगे। नजदीक है कि अनंत पर विद्युत विभव 0 और जब r दूरी पर आएगा तो विद्युत विभव v हम मान लेंगे। हो गया। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का इंटीग्रेशन v, यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू यहाँ से माइनस इंफिनिटी से r। e का वैल्यू कितना है देखो, हम लोगों ने निकाला है कि 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू d। अब इस v के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन करने आता है ना जी, -1/4 pi epsilon naught इनटू q, इंटीग्रेशन बच जाएगा 1/r स्क्वायर इनटू d है, इंफिनिटी से r। अब देखिए यहाँ पर हो गया। इतना दूर तक आप समझ गए हैं, मिटाता हूँ चीजों को, समझ रहे हैं ना जी कैसे हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आप ये सारी बातें समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं जी, आप बहुत समझदार हैं। एक बात और कि आप गॉस थ्योरम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको जो भी पीडीएफ प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप बुक से सोल्व कीजिए, जो नहीं आता है आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, हम जब देखेंगे उसको सोल्व करके सेंड कर देंगे। या अगर आप आ करके पूछने लायक सक्षम हैं, क्लास तक आने लायक अगर आप हैं, सुविधा है या आसपास में रहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कॉल मेरे पास कर दीजिएगा, बस हम यहीं पर रहते ही हमेशा अवेलेबल है, यहीं पर उठना बैठना दौड़ना कूदना फाड़ना यहीं पर सब होता है। ओके, तो चलिए, तो इस v में से 0 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू -1/4 pi epsilon naught इनटू q। अब 1 में r स्क्वायर है, तो r जब नीचे से ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 हो जाएगा। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ r का पावर -2 इनटू d है। अब आपको मालूम है कि जब x का पावर n रहता है तो फॉर्मूला x के पावर n + 1/n + 1 हो जाता है। तो -1/4 pi epsilon naught इनटू q, जब ये x का पावर n है तो x के पावर n + 1 बटा में n + 1, यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। कहाँ से भाई लिख दिए, तो x के पावर जब n रहता है तो हो जाता है x के पावर n + 1 बटा में ना। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं। विद्युत विभव पढ़ाते वक्त कितना हम लोग इमोशन होकर पढ़ाते हैं, मतलब लगता है कि मुझे चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है। मजा वैसा मजा नहीं आता है। बोलते जाओ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या कर रहा है, घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो देखो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -1/4 pi epsilon naught इनटू q। अब r का पावर -2 + 1 यानी r का पावर -1 बटा में -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से आया था, जल्दी से ढूंढा इंफिनिटी से। ओके, तो v इज इक्वल टू
ये देखो इस माइनस को भी बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये देखिए इनटू क्यू, ये ऊपर में आर है, आर का पावर -1 है। जब माइनस उसको चाहे तो जब हम नीचे में लिखेंगे तो 1 बटा में आर लिखेंगे इंफिनिटी से आर। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और 1 बटा में आर के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में। यही आउटर में और माने खोखले गोला के कारण बाहर में जो विद्युत विभव होगा कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में। कर दिए ना जी हम लोग प्रूफ कि बाहर में कितना होता है, समझा ना। तो बाहर में इतना ही होता है केस फर्स्ट। अब बात आएगा केस सेकंड की सतह पे, भाई बताइए। फिर केस थर्ड आएगा कि अंदर में बताइए। 3 बताएगा। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो बाहर में होता है भी आउटसाइड, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर। अब बात आता है कि सतह पर, यही पर देखिए। अब सतह पर केस सेकंड में का जी, तो सतह पर विद्युत विभव सतह पर कितना होगा, तो भी देखो जब बात आएगा सतह पर, यानी यहाँ जब यहाँ पर आइएगा तो ये छोटा आर जो है, जिसको हम छोटा आर से लिख रहे हैं, बड़ा आर के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में छोटा आर बड़ा आर के बराबर, यानी छोटा आर की जगह पर बड़ा आर कीजिए। भी सरफेस जो होगा सतह वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में बड़ा। इस क्यू को दो मत समझिएगा, क्यू है दो मत समझिएगा। तो सतह पर मालूम चल गया है। सतह से जैसे जैसे दूर जाइएगा आर का वैल्यू बढ़ेगा, विद्युत विभव घटेगा, लेकिन सतह पर सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। अब यही मेन है केस थर्ड, ये समझिए। केस थर्ड क्या है जी, तो अंदर में विद्युत विभव। हेलो, अब तुमको याद होगा कि खोखले गोला के अंदर में विद्युत विभव कितना होता है, 0। खोखले गोला के अंदर में कहीं पर चल जाइए विद्युत विभव 0 होता है। जब खोखले गोला के अंदर में विद्युत तीव्रता खोखले गोला के अंदर में विद्युत तीव्रता कितना होता है, 0। और हमको मालूम है कि E = -dV बटा में dr। तो E = -dV बटा में 0, dV बटा में dr होता है, और E 0 है। तो E = -dV बटा में dr होता है। तो हम लिख सकते हैं कि -dV बटा में dr जो है वो कितना है, 0। E = 0। हमको मालूम है कि E का फॉर्मूला -dV बटा में dr होता है। इक्वेशन है, मान लीजिए कुछ वो इक्वेशन है 2 3 है, 3 है, मान लीजिए 4 है। जब LHS बराबर था, LHS बराबर -dV बटा में dr = 0। अब ऐसे सोचिए किसी भी नियतांक का डिफरेंशिएशन कितना होता है। जैसे कहा जाए आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होगा, कितना होगा जी, तो आप 0 लिखिएगा। यानी यहाँ पर नियतांक होगा तो उसका अवकलन 0 होता है ना। तो है -dV क्या है, v का जो अवकलन है वो कितना दे रहा है, 0। इसका मतलब कि ये v क्या होगा, नियतांक होगा ना जी। इसका अवकलन 0 है, इसका मतलब कि ये नियतांक होगा। इसका मतलब कि v जो होता है वो नियतांक होता है। नियतांक कहाँ, अंदर में। v अंदर क्या होता है, नियतांक। यानी कहने का मतलब है कि खोखला गोला के अंदर में विद्युत तीव्रता तो 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता है। विद्युत विभव अंदर में कांस्टेंट होता है। जितना विद्युत विभव एजा होगा उतना ही जो होगा, उतना ही जो सब अंदर में हर जगह विद्युत विभव
एक समान होगा। तो रहा बात कि भाई कितना होगा अंदर में, तो उतना ही होगा जितना कि सतह पर है। सतह पर कितना है 1/4 Q बटा में R, इतना ही विद्युत विभव खोखले गोला के अंदर में भी होगा। यानी भी नियतांक होगा, यानी कितना, तो भी सतह के बराबर, सतह के बराबर, यानी सतह पर जितना विद्युत विभव होगा उतना ही विद्युत विभव अंदर होगा। जैसे मान लीजिए ये 50 वोल्ट विद्युत विभव है और ये खोखला गोला है, तो है जो 50 वोल्ट, है जो 50 वोल्ट, है जो सब, लेकिन बाहर में उतना नहीं, बाहर में जस जस दूर जाइएगा घटते रहेगा। समझ गए? चाहिएगा तो ग्राफो खींच सकते हैं, आप लोग इसका ग्राफो खींच देखिए, कुछ ग्राफ को छोटे मोटे खींच लीजिए। हम मान लीजिए है ना, हम दूरी को r को दर्शा रहे हैं, है ना, विद्युत विभव को दर्शा रहे हैं ना जी। तो कह रहा है कि केंद्र पर मान लीजिए होगा, खोखला गोला के केंद्र पर, तो अंदर में तो विद्युत विभव नियतांक होता है, केंद्र पर चाहे अंदर में कहीं पर भी विद्युत विभव कितना होता है, सबसे मैक्सिमम होगा, सतह के बराबर होता है और सतह पर सबसे अधिक है। यानी केंद्र पर भी होगा, दूरी 0 भी रहेगा तो विद्युत विभव यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, और दूरी थोड़ा सा बढ़ेगा तो विद्युत विभव नहीं बढ़ेगा क्योंकि नियतांक है, और दूरी बढ़ाइएगा विद्युत विभव नहीं बढ़ेगा। देखो ऊपर लिखेगा, लेकिन जैसे ही दूरी छोटा और बड़ा r के बराबर हो गई, अब एक बाद में सतह से जैसे ही, अब इसका मतलब कि अब आप सतह पर आ गए, भी सतह, अब इसके आगे जैसे ही आप बढ़िएगा, जैसे बढ़िएगा दूर जाइएगा, देख रहे हैं दूर जाइएगा बाहर में, r का वैल्यू बढ़ेगा तो भी कम, क्योंकि डिनोमिनेटर में r का वैल्यू बढ़ेगा भी कम, यानी जैसे जैसे दूर जाइएगा विद्युत विभव घटेगा, यानी यहाँ से आगे ऐसे इसको पैरेलल ला देंगे ना। तो इस प्रकार से यह विद्युत विभव और दूरी के बीच का ग्राफ हो गया। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ वाला हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आराम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक। गॉस थ्योरम को यूज कीजिए, आप कूलॉम का नियम लेके जल्दी से आइए सब, जल्दी ना, कूलॉम का नियम यूज कीजिए और गॉस के नियम जल्दी लेके आइए, जल्दी। तो आप लोग को दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर कूलॉम के नियम, सॉरी गॉस के नियम लगा के कूलॉम का नियम अगर ला दिए तो ये अंतर क्या रहते हैं ना जी। तो जी वाला कोई अंतर नहीं रहेगा। कूलॉम का नियम और गॉस का नियम कोई दो नियम नहीं है, एक ही नियम है। देखिएगा कैसे आ जाएगा, एक ही नियम है लेकिन अलग अलग फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम ही हैं, हमसे क्लास में आकर मिलिएगा तो टीचर है पढ़ाएंगे, लेकिन बाहर में हमसे मिलिएगा तो टीचर नहीं है। हम फील्ड में जाकर, मान लीजिए फील्ड में मिलिएगा तो हम तो वही हैं, लेकिन फॉर्म मेरा अलग हो जाएगा, खेलते हुए खिलाड़ी आपको नजर आएगा ना। तो देखिए है एक ही आदमी, लेकिन जगह बदलने पर अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही कूलॉम का नियम और गॉस का नियम भी कोई अलग अलग चीज नहीं है, केवल उनको अलग अलग फॉर्म में दिखाया गया है, अलग अलग जगह पर यूज करना। तो चलिए बात, तो सबसे पहले आपको याद दिला देता हूं कि गॉस का नियम क्या है, कूलॉम का नियम क्या है। तो जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक यहाँ पर चार्ज है Q2 और दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया है R। तो आपको मालूम है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर बल लगाएंगे, खींचेंगे या दूर लगाएंगे, सेम नेचर दूर, अलग अलग नेचर खींचेंगे। तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसी को कूलॉम बल बोलते हैं। और कितना बल लग रहा है, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R², इतना ही बल लगता है। इसी को कूलॉम का नियम बोलते हैं ना जी। अगर बात करें इस Q1 को ना लिख के बड़ा Q लिखे और इसको हम Q2 ना लिख के छोटा Q लिखे और इन दोनों का बीच का दूरी R हो, तो इनके बीच में भी जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4πε0 Q × Q बटा में R²। यह भी कूलॉम का नियम है। यहाँ पर Q1 Q2 जब हम सोल्व करते वक्त लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन में आएंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला इधर उधर करके आने लगा। लेकिन अगर हम बड़ा Q छोटा Q लिखेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम इस चीज को प्रूव करेंगे। यही कूलॉम का नियम है, यह भी है।
कुछ किया है, Q1 के जगह पर बड़ा Q, Q2 के जगह पर छोटा Q, हम मान हमारा सुपर चल रहा है, ठीक है। तो ये इसी नियम को, यही फॉर्मूला आपको लाना है। कैसे? गॉस थ्योरम का यूज कर। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि भैया कोई क्लोज बॉडी है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज है तो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, जो होल फ्लक्स होता है, यानी समेशन ऑफ डी है, वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन और जो अंदर में चार्ज है, अंदर में चार्ज क्यू है। यही गॉस थ्योरम। यानी इस फार्मूला को यूज करके आपको ये फार्मूला लाना है, ये फार्मूला को यूज करके ये फार्मूला लाना है। समझ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब बिल्कुल समझ। बच्चा तेज, आपको मालूम है कि टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड में कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी सोच सकता है। किसी भी चीज को सोचने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, इमेजिन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम का, तो मेरा माइंड कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम के बीच घूम रहा है, लेकिन आपका माइंड ठीक है, पूरा दुनिया घूम के आते हैं। तो चलते हैं, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन क्यू फॉर्मूला से हमको लाना है इज इक्वल टू 1/4 बड़ा क्यू इनटू छोटा क्यू बटा में आर स्क्वायर। भाई टॉपिक का नाम लिख देते हैं, कुछ होता है परीक्षा में, यानी गॉस प्रमेय से कूलम्ब का नियम या परीक्षा में क्वेश्चन हो सकता है। तो लो भैया, हम मान रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमको, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कोई बोल रहा है, चाहे यहां पर कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक विद्युत तीव्रता निकालने जाते हैं। हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और हमको इस प्लस क्यू चार्ज से के कारण गॉस थ्योरम लगा करके और कूलम्ब का नियम प्राप्त करना है। तो हम मान रहे हैं मेरे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसी के कारण हमको गॉस थ्योरम लगाना है और लगा करके कूलम्ब का नियम निकालना है। तो पहले गॉस थ्योरम लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स निकल जाए। तो हम मान ले रहे हैं कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स निकालने के लिए बॉडी को बंद करना पड़ेगा, बंद बॉडी होना पड़ेगा, तब तो फ्लक्स निकलेगा। गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हम एक आर त्रिज्या के मान करके और एक क्या करते हैं, गॉसियन सतह खींचते हैं, ठीक है। गॉसियन सतह खींच लिए और खींचने के बाद अब हम लगाते क्या है, अपना फ्लक्स का। चलिए देखिए, हम मान ले रहे हैं कि गॉसियन सतह इस तरह से खींच गया है कि जिसका त्रिज्या आर है और हमें इस बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालना है। तो बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाला है तो कुछ ना कुछ विद्युत तीव्रता का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और चूंकि यह बिंदु P बहुत छोटा सा सतह को घेर रही है, अगर पूरा एरिया को ए से लिखे तो बहुत छोटा सा एरिया को डी से लिखना पड़ेगा, और एरिया बहुत छोटा है इसलिए विद्युत तीव्रता की दिशा में ही इस एरिया का भी डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है कि इस पूरा बॉडी से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो फ्लक्स निकालने का दो फॉर्मूला, डी फाई इक्वल टू डी cos थीटा और डी फाई इक्वल टू डी एप्सिलॉन। तो चलो हम पहले ये करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितना है। बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, अगर बात करें हम विद्युत तीव्रता का, तो बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कितना हो जाएगा। E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, सॉरी बड़ा Q है तो बड़ा Q डिवाइडेड बाई छोटा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इतना विद्युत तीव्रता होगा। लेकिन हमें गॉस थ्योरम लगाना है, गॉस थ्योरम लगा कर फ्लक्स निकालना है। तो चलो
इसलिए हम निकालने जा रहे हैं कि इस पूरा होल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। होल सरफेस से फ्लक्स निकालें, कैसे निकालेंगे भाई? तो हम क्या कर रहे हैं कि सतह को छोटा छोटा पार्ट में काट दे रहे हैं और एक पार्ट से निकाल ले रहे हैं कितना फ्लक्स निकलेगा और पूरा सतह को जोड़ देंगे, मालूम चल जाएगा। तो इसलिए दिए सतह से निकलने वाला डीए सतह से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। डीए सतह से फ्लक्स भाई कितना निकलेगा? था ई इज इक्वल टू सॉरी डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू क्षेत्रफल डी है cos थीटा। आपको मालूम है थीटा 0 cos 0 बोले तो 1, थीटा 0 का है कि दोनों का क्षेत्रफल और एरिया का डायरेक्शन सेम, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। जब इस छोटा सा सतह से इतना तो पूरा सतह से कितना है, इसलिए कुल सतह से निकलने वाला ले भैया कुल सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई इनटू समेशन ऑफ डी ना, तो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इनटू डी, देखो ई इनटू डी, ई इनटू डी। एरिया बोले तो कितना? इस पूरा स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं इसको आगे ले जाएंगे। अब गॉस प्रमेय को यूज करते हैं। गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय क्या बोलता है कि कुल फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है 1/ε0 इनटू जो अंदर में चार्ज है, कितना चार्ज है जी? 1/ε0 इनटू बड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों एक दूसरे के बराबर है। इस चीज का जरूरत भी नहीं था, विद्युत तीव्रता निकालना जरूरत नहीं था। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 तथा 2 सेम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/ε0 तो E इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से विद्युत तीव्रता निकल जाएगा, देखिए 1 ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ε0 ऊपर में, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q बटा में आर स्क्वायर। ये विद्युत तीव्रता का सूत्र है। अब एक बात सुनिए, अगर क्वेश्चन में कहे कि आप गॉस प्रमेय को यूज करके विद्युत तीव्रता का सूत्र प्राप्त करें, पहले हम लोग कूलम्ब के नियम यूज करके विद्युत तीव्रता का सूत्र प्राप्त करते थे, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता है। अगर आपसे बोले कि गॉस प्रमेय को यूज करके विद्युत तीव्रता का सूत्र प्राप्त करें, तो ऐसे ही करके आइएगा, यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए यही विद्युत तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यह गॉस प्रमेय के प्रयोग द्वारा विद्युत तीव्रता का सूत्र है, विद्युत तीव्रता का सूत्र है। समझ रहे हैं बात को? अब हमसे कहा जा रहा है निकालना क्या है हमको? कूलम्ब का। देखिए आगे इसे मिटा रहे हैं, कूलम्ब का नियम निकालना है। कूलम्ब का नियम, तो कूलम्ब का नियम निकालने के लिए दो चार्ज का होना जरूरी है। तो हम मान रहे हैं कि बिंदु P पर कोई चार्ज है, हम मानते हैं बिंदु P पर कितना Q चार्ज है, छोटा Q चार्ज आगे से, छोटा Q प्लस Q आगे से। सोचो जब बिंदु P पर मान लेंगे प्लस Q आवेश है, तो इस चार्ज के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। देखो कितना विद्युत क्षेत्र है, इतना। और विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आवेश रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। आप याद कीजिए, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, विद्युत क्षेत्र है E, और इसके अंदर कोई आवेश रखा गया है Q प्लस Q, तो इस प्लस Q पर विद्युत क्षेत्र बल लगता है कितना? F बराबर Q इंटू E। आपको याद है?
याद होना चाहिए, ए बराबर क्यू इंटू ई बल लगता है। इसलिए इस क्यू आवेश पर, ये जो क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश, इस पर कितना बल लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्यू आवेश है ये है तो Q इंटू ई, तो F इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है Q, और ई का वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा Q बटा में r। F को बढ़िया से अगर लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू छोटा q बटा में r स्क्वायर, इसी को तो कूलम्ब का नियम बोलते हैं। तो यह गॉस प्रमेय को प्रयोग करके कूलम्ब का नियम हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप समझ गए ना, कुछ नहीं किया, दोनों फार्मूला अपना जो लगाना रहता था लगाया है। d phi इज इक्वल टू eta cos थीटा, d phi इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट q, दोनों को इक्वेट किए तो विद्युत तीव्रता का फार्मूला आ गया उसमें q से F इज इक्वल टू q फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम का आपका टोटली लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा गॉस थ्योरम को समराइज करके 2 या 3 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो ही क्या रहेगा, रिवाइज के लिए रहेगा। और उसके बाद में हम कैपेसिटी एंड कैपेसिटर में एंट्री लेंगे, धारिता तथा संधारिता। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।